नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है हम डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट पैटर्न जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पेपर 1 में फॉलो किया जा रहा है या अदर एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है, उसी के बेस्ड पर जो है वो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे वो करंट अफेयर के रहेंगे या फिर नेशनल इंटरनेशनल जीके में कोई और क्वेश्चन भी जो है वो रहेंगे। तो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम जो आपका पेपर 1 है, हाई कोर्ट का है, राज्य चयन आयोग का है, चाहे टीजीटी, जेबीटी या फिर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जैसे किसी भी एग्जाम के लिए आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आपको डेफिनेटली वहां पर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि 2025 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट की जा रही है। 2025 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इसको होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, इंडिया का भी जो है वो अभी पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो इंडिया ने मना किया था कि भाई हम जो है ना मैच खेलने के लिए जो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो जब इंडिया ने मना कर दिया तो एक एग्रीमेंट होता है और उसमें जो है ये कहा जाता है, अनाउंस किया जाता है कि ये मैच जो है वो यूएई में जो है वो किया जाएगा। तो इस तरह से है पूरी बात। अब आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसको होस्ट कौन कर रहा है। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था उसका चैंपियन कौन था। तो लास्ट एडिशन इसका 2017 में हुआ था। उस टाइम पाकिस्तान जो था उसका चैंपियन रहा था। उससे पहले जो था वो इंडिया इसका चैंपियन था 2013 में। 2009 में ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलग अलग चैंपियंस रह चुके हैं। इंडिया भी रह चुका है। अभी लेटेस्ट जो चैंपियन है इसका 2025 से पहले वाला 2017 वाला वो जो है वो पाकिस्तान है। जब 2025 का रिजल्ट आएगा यानी कि 2025 का फाइनल हो जाएगा तब उसका भी पता चल जाएगा। अगर आईसीसी से रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा हो तो आईसीसी का क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको अनाउंस किया गया है। तो जसप्रीत बुमराह को किया गया था। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो है वो एमिलिया केर को किया गया था। ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है। महिलाओं में अगर हम बात करें आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द प्लेयर। और अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया की जो स्मृति मंधाना है उनको आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो था वो अनाउंस किया गया था या फिर उनको जो था ये खिताब दिया गया था। तो जसप्रीत बुमराह हो गया और स्मृति मंधाना इंडिया के हो गए। इनके दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। एमिलिया खेर है वो न्यूजीलैंड की प्लेयर है, उनका भी पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन, ये तो हमने पहले पढ़ रखे थे, वो रिवाइज हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर द महाकुंभ मेला 2025 हेल्ड एट प्रयागराज लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज। तो बोलते हैं कि प्रयागराज में हुआ महाकुंभ मेला आयोजित, बोलते हैं ये कितने दिनों तक जो था वो चला। तो ये प्रयागराज में जो है वो महाकुंभ मेला जो था वो हुआ और ये कितने दिनों तक चला। तो ये जो है वो चला लगभग 45 दिनों तक। कितने दिनों तक? 45 दिनों तक जो था ये चला। और 45 ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कब ये स्टार्ट हुआ था, कब तक जो था ये चला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 13 जनवरी को जो था ये स्टार्ट हुआ था। 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। अभी शिवरात्रि है तो 26 जनवरी को जो था ये महाकुंभ मेला जो था वो समाप्त हुआ। प्रयागराज में हुआ तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जो था ये हुआ। त्रिवेणी संगम, यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से यमुना आती है और सरस्वती नदी जो कहते हैं कि विलुप्त हो गई है परंतु माना जाता है कि यहीं पर आकर मिलती थी। तो त्रिवेणी संगम इसको कहा जाता है। और पहाड़ों का अगर हम कहते हैं कि कुंभ किसको बोलते हैं तो पहाड़ों का कुंभ जो है वो बोला जाता है भुंडा को। भुंडा जो है वो ये भी लगभग 12 वर्षों के बाद जो है वो आता है और भुंडा को भी जो है पहाड़ों का कुंभ जो है वो कहा जाता है। अगर शिवरात्रि की भी हम बात कर रहे हैं कि शिवरात्रि को जो था वो महाकुंभ जो था वो समाप्त हो गया, तो यहाँ पर देखिए ना शिवरात्रि मेले के बारे में हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट पर मैंने टेलीग्राम पर जो था वो एक क्विज जो था वो डाला था और लगभग सिर्फ 25 से 30% लोगों ने ही सही आंसर उसका किया था। क्वेश्चन बड़ा आसान था कि मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को जो था वो कल्चरल एक फेस्टिवल की फॉर्म जो था वो दी थी। तो मंडी के शिवरात्रि को जो एक कल्चरल एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में फॉर्म दिया गया था किसी के द्वारा, तो वो मंडी के राजा सूरत सेन थे जिनके द्वारा दिया गया था। सूरत सेन ने दिया था परंतु बहुत सारों ने जो था वो अजबर सेन जो था वो टिक किया था। अजबर सेन, ध्यान रखें कि मंडी का जो शिवरात्रि होता है इंटरनेशनल लेवल का मेला वो स्टार्ट उनके द्वारा किया गया था 1526-27 में, परंतु एक कल्चरल फॉर्म जो दी गई थी वो दी गई थी सूरत सेन के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने वैसे मिशन अलाइड में भी समझाया था परंतु फिर भी 25 से 30, 32, 35% लोगों तक ही जो था वो इसका सही आंसर किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली वेयर डिड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स इन यूनाइटेड नेशन मिशन 2025 हेल्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन 2025 में महिला जो शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर था वो हुआ। तो ये जो यूएन में महिलाओं की पीस कीपिंग फोर्स जाती है इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो था वो की गई और ये न्यू दिल्ली में की गई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब देखो होता इस तरह से है कि
यूएन में जो है वो अलग अलग कंट्री जो है वो अपने सैनिक जो है वो भेजते हैं, ताकि किसी भी कंट्री में जो है वो अस्थिरता का माहौल है, शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है, तो वहाँ पर जो है वो फोर्सेस जाएं और शांति लाने में जो है वो कंट्रीब्यूट करें। तो इंडिया भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो करता है। इनफैक्ट इंडिया की महिलाओं की टीम जो वुमेन पीस कीपर फोर्सेज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट वहाँ पर करती हैं। तो इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस हुई और न्यू दिल्ली में जो था ये कॉन्फ्रेंस हुई। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इंटरनेशनल डे एक मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, ये कब जो है वो मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर जो है वो मई महीने को मनाया जाता है, मई महीने में मनाया जाता है, और मई महीने की 29 को जो था ये मनाया जाता है। मई महीने में जब 29 2024 में ये मनाया गया था, तो 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? 2024 में इसकी थीम रखी गई थी फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। और यूएन के द्वारा जो था वो फर्स्ट जो पीस कीपिंग मिशन जो था सेटअप किया गया था, वो कब किया गया था? तो वो मई महीने में 1948 को किया गया था, और मई महीने में 29 को जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 14,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके पास जो है वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन का जो है वो रिकॉर्ड है। तो 14,000 का जो ये रिकॉर्ड अभी बनाया है ये विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है। विराट कोहली ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है वो बनाया गया है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ही कि रोहित शर्मा के द्वारा भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है। रोहित शर्मा जो है वो सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 11,000 रन जो है वो वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है बनाए हैं। तो ये तो याद रह जाएंगे, दो नाम तो याद रह जाएंगे, परंतु एक और क्वेश्चन जो हमने क्रिकेट से रिलेटेड ही पढ़ा था वो हमने अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट के बारे में जो था वो पढ़ा था कि अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 हुआ, उसमें जीता कौन? उसमें जीता इंडिया। इंडिया जीता। तो क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि इंडिया जीता है, इंडिया ने हराया किसको है? तो इंडिया ने यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका को जो है वो हराया है, और इंडिया के द्वारा साउथ अफ्रीका को हराकर अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो है वो जीता गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन सी कंट्री जीत गई, कौन सी कंट्री जीती, उसने किस कंट्री को जो था वो यहाँ पर हराया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं जन धन योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये जो जन धन योजना जो थी इसको कब लॉन्च जो था वो किया गया था? अब बोलते हैं कि जन धन योजना भी एक हुई। इस जन धन योजना को जो था वो कब लॉन्च किया गया था? इसको जो था वो किया तो लॉन्च 2014 में गया था, परंतु 2014 में भी एग्जैक्टली कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब 28 अगस्त 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा, परंतु हमारे पास हमने देखा है प्रीवियस पैटर्न, अगर आप पढ़ने पलटेंगे अपने प्रीवियस पेपर्स के, कि एक न एक योजना कहीं ना कहीं पर आपको किसी न किसी पेपर में देखने को मिल ही जाती है। तो योजनाओं की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है ये पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री जो है वो बनते हैं, तो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, और वैसे ही सबसे पहले जनधन योजना लॉन्च की गई थी। ये 28 अगस्त 2014 को जो था वो की गई थी। 2014 की बात हो रही है। स्किल इंडिया मिशन भी जो था वो लॉन्च किया गया था। ये जो स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था इसको जो था वो 28 अगस्त 2014 को ही जो था वो लॉन्च किया गया था। और 28 अगस्त 2014 के बाद मेक इन इंडिया कर एक मिशन चलाया गया। ये जो मेक इन इंडिया कर चलाया गया, ये कब चलाया गया? ये 28 सितंबर 2014 को जो था वो चलाया गया था। 28 सितंबर 2014 को चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो वो 2 अक्टूबर 2014 को जो था वो लॉन्च किया गया था। और उसी तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी? ये तो अभी पेपर 1 में पूछा गया था, तो वो 2015 में लॉन्च की गई थी। अगर एग्जैक्टली ही पूछ लिया जाए तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। और 22 जनवरी 2015 को जब इसको लॉन्च किया गया था तो अभी 2025 22 जनवरी को इसको बने इस योजना को लॉन्च किए हुए 10 साल हो गए थे, तो वो भी हमने उस टाइम सेलिब्रेट किया था। जनवरी महीने में हमने क्वेश्चन पढ़ा था और फरवरी महीने के पेपर में ये पूछ लिया गया था, तो सीधे 2 नंबर यहाँ से पक्के हुए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद जो था वो एक PM मुद्रा योजना जो था वो लॉन्च की गई थी। ये PM मुद्रा योजना भी काफ़ी
इंपॉर्टेंट है। ये पीएम मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी? ये 8 अप्रैल 2015 को जो था वो लॉन्च की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी भी ये 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन जो था वो, जिसमें हमारा धर्मशाला शहर और शिमला शहर भी जो है वो आता है। एक स्टार्टअप इंडिया योजना थी। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। स्टैंड अप इंडिया भी एक योजना थी। स्टैंड अप इंडिया जो था वो 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। नमामि गंगे योजना थी जो कि 7 जुलाई 2016 को जो था वो लॉन्च की गई थी। उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। तो उज्ज्वला योजना भी जो था वो 2016 को लॉन्च की गई थी। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी ये मई महीने में लॉन्च की गई थी 2016 में। और इस योजना का काम क्या था? इस योजना का काम था कि एलपीजी कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इस योजना का काम क्या था। तो एलपीजी कनेक्शन जो था वो इसका काम था कि एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में जो है बांटे जाएंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि टीजीटी की वैकेंसीज बताया गया है 900 कुछ वैकेंसीज आएंगी, जेवीटी की आएंगी, तो ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं ऐसी जो अभी आएंगी। परंतु क्या है कि आप पढ़ तो रहे हैं, एक टाइमली शेप भी देना ज़रूरी है अपनी स्टडी को। तो टाइमली अगर अच्छे से आप अपनी स्टडी को शेप देना चाहते हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फुल हो चुका है। तो स्लॉट 2 हमने स्टार्ट किया है। स्लॉट 2 में आप टाइमली खुद को रजिस्टर कीजिए और जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को टाइमली जो है वो इम्प्रूव कीजिए, उन कमियों से सीखिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में ये सब आपको सीखने को मिलेगा और आपको खुद महसूस होगा अगर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ इम्प्रूव किया है अपने अंदर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, वहां से जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर 1 में रहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं, स्टेट्स के बारे में कुछ भी पूछ लेना। बोलते हैं झारखंड के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? इट बिकेम 26th स्टेट ऑफ इंडिया, कि ये 26th नंबर का स्टेट बना था। इट इज बाउंडेड बाय बिहार इन ईस्ट, कि बिहार के द्वारा ये ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो बाउंड किया जाता है। इट इज 15th लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, की पूरे भारत में ये 15th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ एरिया। और बोलते हैं जादूगौड़ा माइन इज अ कोल माइन इन झारखंड, की जादूगौड़ा कोल माइन है झारखंड में। तो हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आपने गैस कर लिया होगा कि कौन सा सही आंसर है, अब नहीं आता तो पता चल जाएगा। 26 नंबर का स्टेट क्या ये इंडिया का बना था? देखो 26 नंबर का स्टेट जो इंडिया का बना था वो छत्तीसगढ़ जो था वो बना था। छत्तीसगढ़ जो था वो 26 नंबर का स्टेट बना था। ये जो झारखंड था ये कौन से नंबर का स्टेट बना था? झारखंड जो था वो 28th नंबर का स्टेट जो था वो बना था। 28th नंबर का स्टेट बना था। 26 नंबर का झारखंड था, 27th नंबर का जो था वो उत्तराखंड था और 28th नंबर का ये झारखंड था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। बोलते हैं इट इज बाउंडेड बाय बिहार इन दी ईस्ट, की ईस्ट में बिहार इसके आता है। ये सीधा मैप में चलिए आप, ये है झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची में। यहाँ पर डायरेक्शंस बना दीजिए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कर कर। सबसे पहले तो यहाँ पर ईस्ट आ गया, यहाँ पर वेस्ट आ गया, यहाँ पर साउथ आ गया, यहाँ पर नॉर्थ आ गया। तो झारखंड के ईस्ट में तो वेस्ट बंगाल आता है। इसके बिहार कौन सी डायरेक्शन में आता है? बिहार तो नॉर्थ में आता है। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाता है और नीचे साउथ में जो है वो उड़ीसा आ जाता है। तो ईस्ट की बात की गई थी, वहाँ पर तो वेस्ट बंगाल था और बिहार जो है वो नॉर्थ में आता है। तो बिहार कहाँ पर आता है? वो नॉर्थ में जो है वो आता है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट इज़ द 15th लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, कि ये 15th नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ एरिया। तो ये सही बात है कि ये 15th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ एरिया अगर आप बात करेंगे। और जादूगोड़ा माइंस बोलते हैं ये कोल की माइंस हैं और झारखंड में स्थित है। देखो जादूगोड़ा माइंस है तो झारखंड में ही स्थित, परंतु ये कोल के लिए फेमस नहीं है, ये कोल की माइन नहीं है, कोयले की खदान ये नहीं है। तो जादूगोड़ा अगर कोल माइन नहीं है तो ये किसकी माइन है? ये यूरेनियम के लिए जो है वो फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए फेमस है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास इट इज़ 15th लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, ये करेक्ट है। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और जादूगोड़ा माइंस की बात हो रही है तो ये यूरेनियम की माइंस है। जादूगोड़ा विलेज आता है एक पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में और झारखंड में आता है, तो वहीं पर जो है ये स्थित है। और हम दूसरी ओर अगर बात करते हैं कि ये जो है वो एक कमर्शियली ओपन कब की गई थी माइन, तो 1967 में इसको कमर्शियली ओपन किया गया था। फर्स्ट यूरेनियम माइन थी ये इंडिया की, जादूगोड़ा माइंस। तो ये भी आपने ध्यान रखना। इतना सब यहाँ से पता चल गया। अब कोई ना कोई क्वेश्चन अगर झारखंड से मिलता जुलता आया तो डेफिनेटली आप क्रैक करने में समर्थ रहेंगे।
और झारखंड जो है वो हमारा 28 नंबर का स्टेट है। ये तो हमने पढ़ा ही था यहाँ पर कि झारखंड जो है वो 28 नंबर का स्टेट है। ये कौन से ईयर में जो था वो स्टेट बना था, तो वर्ष 2000 में जो था ये 28 नंबर का स्टेट जो था वो बना था। और 2000 में ही उत्तराखंड 27 नंबर का और छत्तीसगढ़ 26 नंबर के स्टेट जो था ये बने थे तीनों। 2000 ध्यान रखना है साल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डज इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉड्यूल ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो बोलते हैं कि किस वर्ष इसरो जो है ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला आधार मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो भारत प्लान कर रहा है कि हम 2028 तक, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 2028 तक अपना जो है वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल जो है वो लॉन्च कर देंगे। अभी तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, परंतु अभी इंडिया प्लान कर रहा है, इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ टाइम पहले अपने भाषण में बोला था। तो इस तरह के क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन है। इसरो के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन हमें किसी ना किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो एचएएस का ही एग्जाम क्यों ना हो। इसरो की बात करते हैं तो उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। पहले तो पूछा भी गया है एचएएस में ये क्वेश्चन कि इसरो के उस टाइम चेयरमैन कौन बनाए गए थे। हम अभी की बात करते हैं। इसरो के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो डॉक्टर वी नारायणन को जो है वो बनाया गया है। ये जो है वो बने हैं और इन्होंने जो है वो एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इसरो की ही अगर हम बात करते हैं, इसका स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर इसरो की स्थापना की बात करते हैं तो ये भी पेपर 1 असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में पूछी गई थी। 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसरो के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो बेंगलुरु में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। हेडक्वार्टर भी इसका पता चल गया, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, 1969 में स्थापना, डॉक्टर नारायणन इसके जो है चेयरमैन है। और दूसरा यहाँ पर जो हमारा स्पेस डे मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे, वो कब मनाया जाता है, वो तो अगस्त महीने में 23 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। ये तो हज़ारों बार रिवाइज करवा चुका हूँ, अभी कभी गलत नहीं होगा। अभी हमने पेपर 1 के लिए एक टेस्ट सीरीज ग्रुप पर डाली थी, जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 है पेपर 1 की, उसमें देखना। उसमें मैंने इसकी थीम भी आपको बनाई थी कि थीम क्या है। क्वेश्चन एक बनाया गया था उसका, तो टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा करके जो है वो इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है ना, उनको मैं बता दूं कि पेपर 1 की हमने 2 टेस्ट सीरीजें वहां पर शेयर कर दी हैं, जिसमें पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। पेपर 1 की हिंदी भी, पेपर 1 की इंग्लिश भी, पेपर 1 की नेशनल इंटरनेशनल जीके भी और पेपर 1 की एचपी जीके भी। वो पूरा जैसा पेपर 1 आता है वैसा वहां पर शेयर किया गया है आपके साथ। वैसे 2 टेस्ट सीरीज हैं, बाकी तो जो मैंने बताया है पूरा सिलेबस तो है ही जिस तरह से हमने मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का लैटिट्यूड और इंडिया का लॉन्गिट्यूड ये भी पूछा जाता है। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पूछा गया है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है और ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पर देखिए, इंडिया का जो जियोग्राफिकल इंडिया के जो है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से हैं। जो इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये इंडिया का लैटिट्यूड आता है। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है वो लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया का आता है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्वेश्चन बनता है। मैप में मैं बताता हूँ कहाँ से लैटिट्यूड काउंट करेंगे, कहाँ से लॉन्गिट्यूड करेंगे। यहाँ पर देखो ना, बात अगर हो रही है सबसे पहले लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड यहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लैटिट्यूड आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। अब कहाँ पर कितना लैटिट्यूड होता है, अगर हम जो पढ़ रहे थे ना 97 डिग्री वाला, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वो यहाँ पर आता है, यहाँ जैसे। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो है वो आता है। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड यहाँ से आएगा और ऊपर तक जो है हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए यहाँ तक जो है हो जाएगा। और ऊपर कितना आता है, ऊपर आता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ करके। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ करके। तो इस तरह से आता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आपने मैप पर देख लिया, अब मैप पर देख लिया तो इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश भी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। अभी देखो, दिल्ली में जो है वो इलेक्शन हो चुके हैं, नए चीफ मिनिस्टर वहाँ की बन चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता, ये चीफ मिनिस्टर बनी है। न्यू स्पीकर जो बने हैं वो कौन बने हैं, वो विजेंद्र गुप्ता जो है वो स्पीकर बने हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्पीकर बनने से पहले जो है वो प्रो टर्म स्पीकर बनाए जाते हैं। प्रो टर्म स्पीकर भी पूछा जा सकता है कि प्रो टर्म स्पीकर किसको बनाया गया है और क्यों प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है।
तो प्रो टर्म स्पीकर जो था वो बनाया गया था अरविंद सिंह लवली को। ये एमएलए हैं, इनको प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया था। प्रो टर्म स्पीकर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जितने भी एमएलए चुने गए हैं, प्रो टर्म स्पीकर का काम होता है उन सबको शपथ दिलाना। फिर वो सारे एमएलए क्या करते हैं, एक स्पीकर जो है वो चुनते हैं, फिर स्पीकर चुना जाता है। प्रो टर्म स्पीकर बस उसका थोड़ा सा काम होता है कि वो एमएलए वगैरह जो बने हैं उनको शपथ दिलवा दी और एक नया स्पीकर उसके बाद चुना जाएगा। फिर नया स्पीकर जो चुना जाता है वो पूरा काम चलाता है। तो विजेंद्र गुप्ता जो है वो नए स्पीकर जो है वो बने हैं दिल्ली के। और दिल्ली असेंबली की ही बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को बनाया गया है। अच्छा, रेखा गुप्ता सीएम बनी है। अगर हम बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर यहाँ के कौन बने हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ के मोहन सिंह बिष्ट जो है वो बनाए गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट को, विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर और रेखा गुप्ता को जो था वो बनाया गया चीफ मिनिस्टर। और अगर हम बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं, तो पहले जो मुख्यमंत्री अतिशी होती थी वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो वहाँ पर बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर मैच द करेक्ट कंट्री बेस्ड ऑन देयर रैंक्स एज पर मेडल टैली इन पैरालंपिक्स 2024। तो बोलते हैं जो भी पैरालंपिक्स 2024 के हुए हैं उसमें पदक गणना के हिसाब से जो है वो कंट्री और उसका रैंक का सही मिलान कीजिए कि यूएस का फर्स्ट रैंक रहा है, चाइना का सेकंड रहा है, ग्रेट ब्रिटेन का थर्ड रहा है और इंडिया का 18th रहा है। तो हम बात करते हैं डिटेल से। पैरालंपिक्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला स्थान जो है वो चाइना का रहा है। चाइना का सबसे पहला स्थान रहा है। चाइना ने 220 टोटल मेडल जो है वो जीते हैं। चाइना के द्वारा 94 गोल्ड मेडल जीते गए, 76 सिल्वर मेडल जीते गए और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। दूसरे नंबर पर जो है वो ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन आता है दूसरे नंबर पर। ब्रिटेन के द्वारा 124 मेडल जो था वो जीते गए थे। 124 में से 49 इसने गोल्ड मेडल जीते थे, 44 सिल्वर मेडल थे और 31 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तीसरे नंबर पर था यूएसए। यूएसए तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर यूएसए ने टोटल जो था वो 105 मेडल जीते थे। 36 जो था वो गोल्ड थे, 42 जो था वो सिल्वर थे और 27 जो बच जाते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये पहला भी गलत मैच किया गया है। चाइना का सेकंड नहीं फर्स्ट रैंक था, ग्रेट ब्रिटेन का जो था वो दूसरा रैंक था। तो ये तीनों गलत मैच किए गए हैं। अपना इंडिया ही बच जाता है तो इंडिया का रैंक बिल्कुल सही है। 18वां रैंक इंडिया का था। इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए थे, 29 टोटल मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए थे, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, 9 जो था वो यहाँ पर सिल्वर मेडल थे और 13 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये इंडिया की मेडल टैली जो था वो रही थी। अगर हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक्स की, पैरालंपिक्स 2024 में जो था वो हुए थे उनकी ये बात हो रही है। तो अब ये इनके बारे में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए क्वेश्चन। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो अपकमिंग पेपर 1 या अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए सीधा 2 नंबर का काम जो है वो करेगा। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2024 का किसको दिया गया। तो ये 2 लोगों को दिया गया, एक जॉन हॉपफील्ड को दिया गया और एक जो था वो जियोफेरी हिंटन को दिया गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2024 में केमिस्ट्री में किसको दिया गया, तो डेविड बेकर को दिया गया, डेमिस हैसाबिस को दिया गया और जॉन जंपर को जो था ये दिया गया। इनको जो था ये केमिस्ट्री में 3 लोगों को जो था ये अवार्ड दिया गया। केमिस्ट्री का भी पता चल गया। आगे बोलते हैं नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक में किसको दिया गया, इकोनॉमिक साइंस में किसको दिया गया। तो इकोनॉमिक साइंस में जो था ये दिया गया एक डेरोन एक्केमल को दिया गया, साइमन जॉनसन को दिया गया, जेम्स रॉबिन्सन को जो था वो दिया गया। तो इनको दिया गया। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना। आगे बोलते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2024 में दिया गया वो 2 लोगों को दिया गया। एक विक्टर एम्ब्रस को दिया गया और एक गैरी रुफकन को दिया गया। तो इनके नाम आपने दोनों को ध्यान रखने हैं। नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में दिया गया वो हांगकांग को दिया गया। हांगकांग को ध्यान रखना है, लिटरेचर में दिया गया। इनका जो वर्क था न्यूक्लियर फ्री वेपन वर्ल्ड बनाने के लिए, उसके लिए जो था वो इनको दिया गया। पीस में अगर बात करते हैं तो निहोन हिंडेनक्यू को दिया गया। निहोन हिंडेनक्यू का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास टोटल 6 जो है वो नोबेल प्राइज़ हो गए। ये जो था वो अभी दिए गए हैं, 2024 में दिए गए हैं। लगभग शायद अक्टूबर के आसपास दिए गए थे, ये अक्टूबर महीने के आसपास। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ये अवार्ड हो गए जब भी दिए गए थे, परंतु किस किस को दिए गए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए आप अपना बोलते हैं इंडिया एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट इन होस्टिंग विच ईयर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स, कि भारत ने किस वर्ष अपना ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी करने में अपनी रुचि जो है वो व्यक्त की है। तो इंडिया चाहता है किसी ईयर को जो है वो कि उस दौरान जो है वो अपना ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को जो है वो होस्ट करे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए, आपने कमेंट करके बताना है कि इंडिया कौन से चाल के लिए जो है वो इंटरेस्टेड है। और
ये जितने भी पार्ट आप देख रहे हैं मिशन उत्तीर्ण सीरीज़ के, ये सारे जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। ये पार्ट जो है कल तक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।